अभिव्यक्ति दें, हमें बताएं कि जंग नहीं अमन चाहिए। एक नारा तो है, परंतु क्या ये वास्तविक स्वरूप में है? या जो आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग चल रही है उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है? हम उसमें भी बड़े काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। तो इन सब हमारी भ्रांतियों को आप अपने वक्तव्य में स्पष्ट करने का एक प्रयास करेंगे। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो आपका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अवसर दिया। अन्यथा तो मेरे लिए गांधी जी और गांधी जी के लोग मिलते तो थे, और गांधी के विचार मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, यंग एज से, लेकिन एक एक्टिव हिस्सेदारी के तौर पर आपने मुझे जोड़ा अपने साथ में, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और जो मसला आज की बहस के केंद्र में है, चर्चा के केंद्र में है, वो बहुत ही जटिल सवाल है। और जो बात आपने अभी रखी कि हमें ये शांति का प्रश्न क्या सिर्फ नारे तक सीमित है? जी नहीं। शांति की समस्या, शांति की ज़रूरत नारे तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक विश्व की एक अनिवार्य वास्तविकता है जिसको कि अर्जित करना है इस दुनिया को। मुश्किल यह है कि ये दुनिया कई धड़ों में बटी हुई है, सिर्फ वो 2 ही धड़े नहीं है, इसमें कई धड़े हैं। और इसके जिसे हम लोग कहते हैं ना, विभिन्न शिखर समुदायों में बटी हुई है ये दुनिया। तो विभिन्न शिखर समुदायों में बटी हुई दुनिया का एक लक्ष्य है। कुछ लोगों का लक्ष्य यह है कि इस दुनिया पर उनका व्यापारिक कंट्रोल रहे, कुछ लोगों का लक्ष्य है उनका इस पर सैन्य कंट्रोल रहे, कुछ लोगों का, कुछ देशों का लक्ष्य यह है कि इस दुनिया पर उनका सांस्कृतिक कंट्रोल रहे। तो जब आज के दौर में हम पीस के सवाल पर, शांति के सवाल पर विचार करते हैं, तो हमारे सामने मेरी दृष्टि से 2 बड़े चैलेंज हैं। और वो बड़े चैलेंज ये हैं कि हमारे सामने 2 बड़ी इंडस्ट्री हैं। एक है जिसे हम लोग कहते हैं हथियार उद्योग, शस्त्र उद्योग, और दूसरा है जिसे हम लोग कहते हैं कल्चरल इंडस्ट्री। इन दोनों ही इंडस्ट्री के दबावों में सारी दुनिया अभी जिसे कहें करा रही है। शस्त्र उद्योग तो पूरी दुनिया को सांस नहीं लेने दे रहा। हम कल्पना नहीं कर पाते कि कोई देश शस्त्रों के बिना रह सकता है क्या? अगर मनुष्य बहुत अच्छा है और मनुष्य बहुत ही सद्भावपूर्ण जीवन जीना चाहता है, तो देश के लिए शस्त्रों की जरूरत क्या है? मैं तो नहीं समझता निजी तौर पर कि जब हम सद्भाव से जीना चाहते हैं तो हमें हथियार की कोई जरूरत होनी चाहिए। गांधी तो लाठी भी नहीं रखते थे, खाली लाठी सहारे के लिए थी, हथियार के तौर पर नहीं थी। तो भारत की जो पहली टेक है, ये जहाँ से भारत की शुरुआत होती है, वो ये कि हम ऐसा समाज चाहते हैं, ऐसी दुनिया चाहते हैं जिसमें हथियारों की कोई जगह नहीं होगी। और अगर हम इस बात पर एकमत हो जाएं कि हम हथियारों की दौड़ से अपने देश को निकाल लें, सारी दुनिया के देशों को निकाल लें, तो इस दुनिया में शांति आसानी से लाई जा सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि सारे देश किसी न किसी तर्क के बहाने हथियारों की दौड़ में शामिल हो, और ये सबसे बड़ा खतरा है और मुसीबत की जड़ यही है। एक अन्य चीज जिसकी की वजह से ये बातचीत और भी ज्यादा रिलेवेंट है, वो ये कि जो अभी कंटेम्प्रेरी, जो अभी हाल फिलहाल में 7 अक्टूबर से जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो संघर्ष शुरू हुआ है, कहा यह जा रहा है कि वो हमास और इजराइल के बीच का युद्ध है। मैं इससे सहमत नहीं हो पाता, क्योंकि ये इजराइल और हमास के बीच का युद्ध नहीं है, बल्कि ये फिलिस्तीनी जनता और इजराइल के शासकों के बीच की लड़ाई है। और इससे फिलिस्तीन की और इजराइल की, दोनों की देशों की जनता प्रभावित है। हमारे यहाँ अनेक लोग हैं ऐसे, सारी दुनिया में एक बड़ा स्कूल है ऐसा, जो कि ये अभी इधर तो प्रोपेगेंडा यही चल रहा है कि अब इस संघर्ष को हमास और इजराइल के संघर्ष के तौर पर देखा जाए। जी नहीं, ये हमास तो एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है उस पूरी संकट की घड़ी का।
असल समस्या यह है कि फिलिस्तीनी जनता और इजराइल के साथ में, या हम ये कहें कि इजराइल के यहूदीवादी जो नस्लवादी जो शासक है उनके साथ में उसका सीधे अंतर्विरोध और टकराहट है। और यह अंतर्विरोध क्यों है? सामान्य सी चीज है, देखने में सामान्य लगती है लेकिन बहुत जटिल है। इजराइल ने जो वायदे किए थे, इजराइल उनसे पलट गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वायदे किए थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने, संयुक्त सुरक्षा परिषद ने जो प्रस्ताव पास किए, तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जो प्रस्ताव पास किए, उन प्रस्तावों को, उन कायदे और नियमों को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लागू करने से इनकार किया। और यही मध्य पूर्व की और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की लड़ाई की बुनियादी जड़ है। हम में से अधिकतर लोग ये सोचने के लिए तैयार नहीं होते। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक लिखित एग्रीमेंट है जिसे हम लोग ओस्लो अकॉर्ड के तौर पर जानते हैं। और ये जो ओस्लो अकॉर्ड था, इस ओस्लो अकॉर्ड का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि दोनों राष्ट्रों को, यानी फिलिस्तीन को एक राष्ट्र माना जाए और इजराइल को भी एक राष्ट्र माना जाए। और ये दो राष्ट्र के सिद्धांत को एक तरह से स्वीकार कर लिया गया था। यासिर अराफात ने रूबिन के साथ मिलकर इस पर समझौते पर साइन किए और यासिर अराफात ने आगे बढ़कर इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर स्वीकृति दी और मान्यता दी। सो कायदे से होना यह चाहिए था कि फिलिस्तीन और उसकी जमीन से इजराइल को एकदम अपने संबंध तोड़ लेने चाहिए थे, अलग हट जाना चाहिए था। बाई चांस की बात थी कि अकॉर्ड जब हुआ, मेरे ख्याल में 1993 में ये अकॉर्ड हुआ और उसके 2 साल बाद ही रूबिन की हत्या हो गई। और उस हत्या के बाद में ये अकॉर्ड जो है वो अधर में लटक गया। इजराइल ने बहाना बनाया, जबकि फिलिस्तीनियों का उस हत्या से कोई संबंध नहीं था। वास्तविकता क्या है आज की स्थिति में और आज से 70 साल पहले की स्थिति में? वास्तविकता है कि फिलिस्तीनियों की कोई सेना नहीं है। न फिलिस्तीनियों की हवाई सेना है, वायु सेना है, न उनकी जल सेना है, न उनकी पृथ्वी की सेना है, पैदल सेना है। फिलिस्तीन एक ऐसा देश है और फिलिस्तीन एक ऐसी जनता है जो बिना सेना और हथियारों के जनता है। फिलिस्तीन वे लोग हैं जो कि गांधी के सच्चे अनुयायी हैं, उनके पास में हथियार नहीं है। आप जाइए इंटरनेट पर, आप जाइए कहीं पर भी वेबसाइट पर, आपको फिलिस्तीन के बच्चे पत्थर लेके लड़ते मिलेंगे टैंक के साथ। फिलिस्तीन की जनता के पास में हथियार नहीं है, वो निरस्त्र जनता है। एक तरफ निरस्त्र जनता है और एक तरफ अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र से लैस पूरा का पूरा नस्लवादी शासन है, जिसे लोग इजराइल की सरकार कहते हैं। फिलिस्तीन के पास कोई सरकार नहीं है, एक प्राधिकरण है, जबकि ऑफिशियली उन्हें एक राष्ट्र के तौर पर, एक सरकार के तौर पर मान्यता दी जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं दी गई। होना यह चाहिए था कि हम फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर विकसित करते, उसमें मदद करते और इसमें यूनाइटेड नेशन के जो सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव है उन्हें गंभीरता से लागू किया जाता, तो यह स्थिति नहीं आती। इस स्थिति को और बदतर बनाने में जिस चीज ने बड़ी भूमिका अदा की वो ये कि जब ये सारी प्रक्रिया चल रही थी और जिसमें कि ओस्लो अकॉर्ड हुआ था और उस जो इजराइल के प्रधानमंत्री की 2 साल बाद ही जो मृत्यु हुई, उससे एक झटका लगा और फिर बाद में सन 2000 में कैंप डेविड निगोशिएशन शुरू हुए और एहूद बराक और यासिर अराफात के बीच में बातचीत हुई और उस बातचीत में समझौता तकरीबन तैयार हो चुका था। यासिर अराफात उस समझौते पर साइन करने के लिए तैयार थे, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने दस्तखत करने से मना कर दिया। सारी चीजें वर्कआउट थी और ये मैं सिर्फ किताब की पढ़ी हुई बात नहीं कह रहा। यासिर अराफात का जो निजी विशेष सचिव था वो मेरा क्लासमेट रहा, मेरे साथ पढ़ा था जेएनयू में। मेरे साथ उस जमाने के अनेक फिलिस्तीन के बहुत महत्वपूर्ण नेता मेरे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो मैं पढ़ता था 78-79 वाले फेज में, वो मेरे साथ पढ़े हैं। तो ये मेरी फर्स्ट हैंड जानकारी थी कि हम बहुत खुश थे कि समझौता हो जाएगा और समझौते के बाद में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र की शक्ल मिलेगी। लेकिन
यासिर अराफात कैंप डेविड में समझौते पर साइन करने के लिए तैयार थे, लेकिन इजराइल तैयार नहीं था। मैं ये संक्षेप में ये बात रखना चाहता हूँ। पहली चीज कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान लिया है, दुनिया के तकरीबन 130 से अधिक देश उस सिद्धांत को मान्यता दे चुके हैं, तो वैसी स्थिति में इजराइल और अमेरिका इस समझौते को लागू करने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि वे ईमानदारी से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को लागू करें, एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर इजराइल और स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर संपूर्ण राष्ट्र के तौर पर फिलिस्तीन का निर्माण किया जाए। अब दूसरा एक पहलू है जो कि इसमें क्योंकि समय कम है इसलिए मैं उसका एक ग्राफ प्रॉब्लम का रखना चाहता हूं। दूसरा पहलू यह है कि जो लोग कहते हैं कि इजराइल जो है बहुत ही अच्छा सभ्य सुसंस्कृत देश है, मैं उनसे बहुत ही विनम्रता से असहमत होना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इजराइल के जो शासक हैं वो कंप्लीट असभ्य है। और कंप्लीट असभ्य मैं क्यों कह रहा हूं, इंटरनेशनल लॉ के जितने भी पैरामीटर्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी पैरामीटर्स हैं, रेजोल्यूशंस हैं, उनमें से किसी को भी इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। और उसमें जो जहां सबसे बड़ी समस्या आ रही है, कहां आ रही है? अभी समस्या यह आ रही है कि जो फिलिस्तीन जहां रहते हैं, जो उनके कब्जे के इलाके हैं, उन इलाकों में इजराइल ने बड़े पैमाने पर अवैध बस्तियां बसाई हुई हैं और उन अवैध बस्तियों में बड़ी संख्या में बाहर से फिलिस्तीनियों को ला के बसाया गया है। और ये वे फिलिस्तीनी हैं जो फेनेटिक है, सॉरी इजरायली हैं, यहूदी हैं जो फेनेटिक हैं, जो फेनेटिक यहूदियों को ला के फिलिस्तीनियों की जमीन पर बसा के एक आर्टिफिशियल टकराव पैदा करने की कोशिश की गई है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये इजराइल ने तो युद्ध की घोषणा की है, फिलिस्तीनी जनता ने युद्ध की घोषणा नहीं की है। इजराइल ने किसके खिलाफ युद्ध की घोषणा की है? फिलिस्तीन की जनता के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। इजराइल के हमले से हमास के ऊपर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे सबसे अधिक प्रभावित जो लोग हैं वो है फिलिस्तीन की जनता। और इस फिलिस्तीन की जनता ने जो सबसे मुश्किल घड़ी में वो अभी है, वो कौन सी चीज है जो इजराइल ने वो पैदा की है? फिलिस्तीन में जो बस्तियां बसाई गई हैं यहूदियों को ला के बाहर से, उन बस्तियों में स्थिति है उनकी गलियां अलग, उनके रास्ते अलग, उनके रहन सहन के दायरे अलग, उनके बाजार अलग, हर चीज अलग। यानी जो सामाजिक विभाजन कभी फिलिस्तीनियों में नहीं था। फिलिस्तीनी जनता और फिलिस्तीनी जनता के साथ जुड़े हुए जो लोग थे, उनमें फतेह आंदोलन जो सबसे प्रमुख, जिसे फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको कि यासिर अराफात ने नेतृत्व दिया, और उस संगठन का एकमात्र लक्ष्य था, जो आज भी लक्ष्य है, कि फिलिस्तीन को कैसे मुक्ति दिलाई जाए। तो फिलिस्तीनी जनता के लिए ये युद्ध नहीं है, न ये कॉन्फ्लिक्ट है, बल्कि फिलिस्तीनी जनता के लिए ये मुक्ति संघर्ष है। और फिलिस्तीनी जनता किस कंडीशन में रह रही है, इसके 2 उदाहरण दूंगा मैं आपको, जिससे कि आप उस बदहाल स्थिति का अनुमान कर सकें। गाजा से इजराइल ने अपने सैनिक हटा लिए, वहां से वापसी तो की, गाजा को खाली तो कर दिया, लेकिन उसने क्या किया? उसने किया कि गाजा के बाहर पूरे के पूरे गाजा की नाकेबंदी कर दी। अब गाजा में कोई भी चीज आएगी और जाएगी, इसके लिए इजराइल की परमिशन जरूरी है। तो गाजा को खाली करना ना करना एक बराबर हो गया। और इसका दुष्परिणाम यह निकला, जो कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट काउंसिल की लास्ट अभी इस जुलाई में पेश की गई जो रिपोर्ट है, वो कहती है कि गाजा एक खुली जेल है। आप सोचिए 20 लाख की आबादी जेल में रहती है, और जेल भी कैसी? वहां कहने के लिए हमास की सरकार है, लेकिन गाजा की स्थिति क्या है? गाजा की स्थिति यह है, हमास जो एक मतलब चरमपंथी संगठन है, जिसका कि सेक्युलर वैल्यूज में कोई विश्वास नहीं है। लेकिन फिलिस्तीनी जनता और फतेह संगठन, जो कि फिलिस्तीनी मुक्ति संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और आज भी हैं,
रामल्ला में वही फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति हैं, जो कि फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के सर्वे सर्वा हैं और फतेह आंदोलन के प्रमुख हैं। तो गाजा की स्थिति है कि वहां पीने के लिए साफ पानी तक उपलब्ध नहीं है। 75% जो पानी की सप्लाई है वो गंदे पानी की सप्लाई है, और वहां 20 लाख की आबादी है। उस 20 लाख की आबादी में आधे यानी 52% से अधिक बच्चे हैं। आप सोचिए कि एक ऐसे इलाके में जहां पीने का पानी ना हो, इलेक्ट्रिसिटी 3 घंटे 3.5 घंटे से ज्यादा नहीं आती 24 घंटे में। इजराइल की नाकेबंदी का दुष्परिणाम, ये अभी युद्ध के पहले की बात बता रहा हूं। युद्ध के बाद तो उन्होंने घोषित करके खाना, पानी, बिजली सब बंद किया है, और ऊपर से बमबारी। और इस बमबारी से तकरीबन 3,35,000 से अधिक लोग, फिलिस्तीनी लोग बेघर हुए हैं, और वे शेल्टर लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के राहत शिविरों में और स्कूलों, उनके द्वारा संचालित स्कूलों में वो शरण देके पड़े हुए हैं। हालत यह है कि वहां पर जो अभी लेटेस्ट डाटा है आज तक का, वो ये है कि गाजा में अब तक 2,818 फिलिस्तीनी मारे गए और 10,850 घायल हुए। वहीं दूसरी ओर इजराइल के 1,300 लोग मारे गए और 4,121 लोग घायल हुए। वेस्ट बैंक में, जो कि फिलिस्तीन का हिस्सा है, उस वेस्ट बैंक में 58 फिलिस्तीनी मारे गए और तकरीबन 4,176 लोग घायल हुए। ये आज तक का लेटेस्ट। तो 7 अक्टूबर को जो ये एक तरह से हमला, युद्ध की घोषणा हमास के हमले के बाद की गई। हमास हमने हमला कैसे किया, मैं इसे लिख भी चुका हूं, मैं आपसे साझा कर रहा हूं। हमास ने हमला किया इजराइल के साथ में साठगांठ करके। यह ब्लूप्रिंट था इजराइल का, और इसकी तैयारी जनवरी 2023 में ही शुरू हो चुकी थी। जिस दिन हमला होता है उसी दिन इजराइल के प्रधानमंत्री इजरायली सेना को सतर्क रहने के लिए, युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए आदेश देते हैं। यह कैसे मालूम है कि आज हमला होगा? और याद कीजिए, आज से 50 साल यानी 7 अक्टूबर से पहले 50 साल गाजा में जो हमला हुआ, पूरा फिलिस्तीनी इलाके में हमला हुआ, युद्ध हुआ, उस 50 साल को सेलिब्रेट करने के लिए यह दिन चुना गया। और इसमें औजार कौन बने? हमास के लोग। हमास की स्थापना इजराइल ने अपनी मदद से की। इसके रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, यह छुपी हुई चीज नहीं है। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन जो कि फिलिस्तीनी आंदोलन का मुखिया था, आज भी है वो, उसको साइडलाइन करने के लिए और यासिर अराफात को साइडलाइन करने के लिए हमास को निर्मित किया गया। और हमास का जो लक्ष्य है वो ये एक इस्लामिक समाज बनाया जाए, जबकि फिलिस्तीनियों का लक्ष्य है एक सेकुलर समाज बनाया जाए और फिलिस्तीनी जनता और अरब जनता जो कि सेकुलर जनता बने। तो ये एक अंदर एक जानबूझ के एक एजेंट प्रोवोकेटर को तैयार किया गया इजराइल की और सीआईए की मदद से, जिसे हम लोग मोसाद और सीआईए की मदद कहते हैं। अब आप सोचिए कि 20 लाख के एक आबादी को बाहर से चारों तरफ से घेरा हुआ है इजरायली सेना ने, और अंदर पूरे गाजा पट्टी में अंदर सुरंगें बिछाई हुई हैं, ये पता करने के लिए सेंसस जो अति संवेदनशील सुरंगें, ये पता करने के लिए कि गाजा में क्या हो रहा है। तो सेंसर्स लगे हुए जो सुरंगें बिछी हुई हैं, इसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर इजराइल के अंदर जाके हमास ने हमला कैसे किया? और जब हमला किया तो गाजा की तो बाउंड्री पर इजराइल के सैनिक मौजूद थे, उन्होंने रोका क्यों नहीं? रिकॉर्ड है, अब रिकॉर्ड है, अब आज सूचना अवेलेबल है। मैंने कल ही फेसबुक पर लिखा था, ये सूचना अवेलेबल है। 6 घंटे तक एकदम खुला छोड़ दिया गया था कि वे जो चाहे कर लें। इजराइल में इजराइल की जनता अपील कर रही थी, पुलिस की मांग कर रही थी, सीमावर्ती इलाके जो इजराइल के दायरे में आते हैं
वहां पुलिस की, सेना की मदद की नागरिक मांग कर रहे थे, लेकिन 6 घंटे तक कोई भी उनकी सहायता के लिए नहीं पहुंचा। और इसका दुष्परिणाम यह निकला कि 6 घंटे तक लगातार मनमाने ढंग से, आक्रामक ढंग से हमास के लोग हमले करते रहे और निर्दोष इजरायली जनता उसका शिकार हुई। नक्सल में कहे, एक तरफ इजराइल चुनौती के तौर पर फिलिस्तीनी जनता के सामने, और दूसरी तरफ पर हमास की उग्रवादी नीतियां। मैं निजी तौर पर हमास की उग्रवादी नीतियों का विरोध करता हूं, उसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि इजराइल के अंदर जाके जिस तरह से उन्होंने किया वो बिना इजराइल की सहमति के संभव नहीं था। एक अन्य चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसको कि हमें कायदे से नोटिस लेना चाहिए, वो ये कि ये जो पूरा का पूरा जो प्रसंग अब उठ खड़ा हुआ है, वो ये कि क्या इसमें शांति लौटेगी? मुझे अभी बहुत जल्दी शांति की संभावना नजर नहीं आ रही। क्यों नजर नहीं आ रही? इसके कई कारण हैं। उसमें से एक दो कारणों का जिक्र करके मैं ये बातचीत में अपना वक्तव्य मैं यहीं समाप्त करूंगा। वो ये कि इजराइल के साथ में जिस तरह की लॉबी लगी हुई है, इजराइल को अकेला छोड़ दो, खाली अमेरिका को पीछे से हटा दो। आप तय मानिए फिलिस्तीन इजराइल अपने आपस में समझौता करके समस्या सुलझा लेंगे। लेकिन मुसीबत यह है कि इजराइल के साथ में अमेरिका का लगा रहना, और अमेरिका की वजह से पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में, इजराइल अमेरिकी गठबंधन की वजह से पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में जो एक संकट पैदा हुआ है, मध्य पूर्व के देश अब उनका कोई जनतांत्रिक अस्तित्व, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि इस अलायंस ने जो चीज विकसित की है वो क्या किया कि मध्य पूर्व में राजवंश के शासन और डिक्टेटरशिप, इसकी कल्चर विकसित की है, और इससे पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट प्रभावित है। एकमात्र फिलिस्तीन इलाका है पूरे मिडिल ईस्ट में जहां के डेमोक्रेटिकली इलेक्शन हुए थे, जिससे कि हमास जीता था। हमास के लोगों को, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनकी गाजा में, उनको पूरा हक है अपनी जनता की रक्षा करने का, और जनता की रक्षा के लिए उन बस्तियों के खिलाफ, उस जुल्म के खिलाफ में आवाज उठाने का, जिसका के प्रतिनिधित्व इजराइल करता है। तो जब हम मध्य पूर्व के क्राइसिस पर बात करें तो हम ये चीज ध्यान रखें कि इजराइल और अमेरिका का जो गठबंधन है, उस गठबंधन ने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में राजवंशों और डिक्टेटरों की सत्ताओं को स्थापित किया, और इनके प्रत्युत्तर में जिस चीज को उसने क्रिएट किया वह था विभिन्न किस्म के नए नए नामों से उग्रवादी संगठनों को उसने जन्म दिया। और इसका दुष्परिणाम यह निकला कि कई देश अमेरिका के दबाव में ध्वस्त हो गए, जहां सैन्य हमले हुए ध्वस्त हो गए। एक छोटी सी बात कह के ये मैं एक घटना सुना के खत्म करूंगा। इस पूरे प्रसंग में, यानी जब युद्ध होता है तो झूठ बहुत बड़ा एक एलिमेंट है युद्ध का। झूठ ना हो तो मीडिया चलता नहीं है। इजराइल ने इसमें झूठ का इस्तेमाल किया है और बड़े पैमाने पर किया है। इजराइल का ये कहना कि हमास के हमले के बारे में वे नहीं जानते थे, ये गलत है। वे हमास के हमले के बारे में जानते नहीं थे, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ उनके सेंसर्स जमीन पर बिछे लगे हुए, और बाहर उनके राडार, प्रक्षेपास्त्र, सेना, तमाम किस्म की और चीजें लगी हुई हैं। हर जगह उनके कैमरे लगे हुए, कौन कहां काम कर रहा है ये सब उनको जानकारी है। इसके बावजूद अगर वो ये कहे कि हमें पता नहीं था, तो ये एक गलत बात होगी, हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एक अन्य चीज जिसे हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, हमारी मांग है कि अगर मध्य पूर्व में शांति स्थापित होनी है तो स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता दी जानी चाहिए, और वहां स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के तौर पर फिलिस्तीन की सरकार स्थापित होनी चाहिए, और फिलिस्तीनी इलाकों में जो अवैध बस्तियां यहूदियों की बसाई गई हैं इजराइल के द्वारा, वे तुरंत हटाई जानी चाहिए। इजराइल में हम लोग शांति चाहते हैं, हम फिलिस्तीनी जनता के बीच में भी शांति चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि इजराइल में अशांति हो। फिलिस्तीन के शासक, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के सर्वोपरि नेता जो यासिर अराफात है, वे स्वयं इजराइल को मान्यता दे चुके हैं, लेकिन इजराइल अभी तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर
न मान्यता दे पाया है और न उसके लिए काम कर पाया है जो कि जमीनी स्तर पर रियल में होना चाहिए। तो पहली शर्त है पूरी दुनिया में शांति लौटे। एक और चीज है जिसे कह के ये बात कंक्लूड की जानी चाहिए, अगर इस विश्व में शांति स्थापित होनी है तो आप सिर्फ फिलिस्तीन समस्या सुलझा दीजिए, विश्व में शांति लौट आएगी। जब तक फिलिस्तीनियों को आजादी नहीं मिलती और उनको स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र नहीं मिलता, सारी दुनिया में शांति स्थापित नहीं हो सकती। बार बार विभिन्न रूपों में झगड़े होंगे, विभिन्न रूपों में उपद्रव होंगे, युद्ध होंगे और तरह तरह की असुविधाएं पैदा होंगी। और यह बात अनेक सोशल साइंटिस्टों ने लिखी है, खासतौर पर एडवर्ड सईद ने इस चीज को रेखांकित किया कि अगर सारी दुनिया में शांति स्थापित करनी, जो कि बहुत बड़े फिलिस्तीन के इंटेलेक्चुअल थे, तो उनका कहना था कि पहली शर्त है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र दिया जाए और उन्हें शांति से जीने का अधिकार दिया जाए। आप देखिए सारी दुनिया में शांति लौट आएगी। हो यह रहा है कि हम सारी दुनिया में शांति तो चाहते हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों को अशांत रख के, फिलिस्तीनियों को अधिकारहीन रख के। हमारी ये मांग है कि फिलिस्तीनियों को उनके पूरे समग्र अधिकार दिए जाए, संप्रभु राष्ट्र के तौर पर उन्हें मान्यता दी जाए और हर तरह से उनकी मदद की जाए और इजराइल अपने वहां से अवैध कब्जे हटाए। निश्चित तौर पर इससे सारी दुनिया का भला होगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।